नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार शानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग बीएनएस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और बीएनएस के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, यानी इंपोर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आशा कर रहा हूं आपको बीएनएस को समझने में तनिक भी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सभी को मेरा अभिवादन, और आप भी अभिवादन कर रहे हैं अपना, अपनी तरफ से आप ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। जी, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग गाइस। जी, हाँ, धारणा याद करने की टेंशन मत लो, समझने पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, मेरा इंतजार था, जैसे मैंने क्लास ऑन करी, से 1000 बच्चे क्लास में एंटर हुए। ऐसा होता नहीं है, बट मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने कल जो पढ़ा था, वो एकांत परिरोध के बारे में बात करी थी, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करी थी, या तन्हाई के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि यदि कोई चाहे तो कठोर कारावास के दौरान किसी व्यक्ति को क्या दे सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है, बट ये दिया तभी जाएगा जब किसी अपराधी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, चक्की पीसने वाला इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। अलग करा हो सकती है, हाँ, बीएनएसएस पढ़ना है क्या? हाँ, डेफिनेटली पढ़ना है। आज जो मैं फाइनल क्लास वो करवाने वाला हूँ बीएनएसएस की, अब उसके बारे में थोड़ी शंका हो रही है, क्योंकि पूरा सप्ताह बहुत हो चुका है, सुबह से शाम तक पढ़ाते तो स्थिति धूम है। आज देखो मेरा गला कैसा हो रहा है कि अगर अभी गाना गा दूं तो पता नहीं कैसी आवाज निकल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन 11 तक देख लिया था। आज सेक्शन 12 को थोड़ा सा आप लोग देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मूलतः यहाँ पर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको देने के तरीके की बात की जा रही है। जो सेक्शन 11 है वो ये बता रहा है कि व्हाट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध क्या होता है, तन्हाई क्या होती है, और वहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर कितने समय तक कठोर कारावास है तो कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दिया जा सकता है। और देने के तरीके के बारे में कि एक बार में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, और अगर उसको महीने के हिसाब से बांट दिया जाए तो एक महीने में मैक्सिमम कितना किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। दो पॉइंट है वहाँ पर आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाला लाली बीएनएस। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता है ना। इसको संहिता बोल दो, संहिता बोल दो, संहिता बोल दो, बात की कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इसमें हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हम इसमें आ गए हैं सेक्शन 12 पर। आपको लगा होगा सर इतने दिन हो गए, आज 11वीं क्लास शुरू हो गई है, मतलब 11वां घंटा शुरू हो गया है और अभी तक हम सेक्शन 12 पर ही पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप अकॉर्डिंग टू आईपीसी देखें तो लगभग हम 100वीं धारा के आसपास चल रहे हैं, लगभग 90 100 इत्यादि धारा। ये तो चल रही थी, उससे पहले भी इधर आप 63 में 376 पढ़ के आए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे चल करके। तो मतलब बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी, मतलब अराउंड ज्यादा नहीं मानो 73 तक हो गया था। तो इतनी सारी धाराएं आपकी चल रही हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए सेक्शन 12 में कि एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध की अवधि, यानी अंग्रेजी भाषा में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सब आपको एक पॉइंट तो पता ही है कि एकांत परिरोध मैक्सिमम मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है तो आपको पता ही है, मैक्सिमम ये 3 माह के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ये 3 माह के लिए दिया जा सकता है, मतलब पूरी सजा में आप किसी को 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते, पूरी सजा में, पूरी सजा में, पूरी सजा में, पूरी सजा में। तो एक प्रश्न दिमाग में आना स्वाभाविक है, क्या 3 महीने के लिए बिल्कुल कभी भी अलग दिया जाएगा? तो यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्या 3 माह एक साथ एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा क्या 3 महीने एक साथ? तो आपको बोलना है नो, है ना, एक साथ नहीं रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक बार में अधिकतम मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स लिमिट, एक बार में अधिकतम मैक्स टू मैक्स, एक बार में अधिकतम मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, मैक्स टू मैक्स 14 दिन, है ना। एक बार में अधिकतम 14 दिन, 14 दिन से ज्यादा कभी भी किसी आदमी को ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हो सकता है घुमा फिरा करके इसको पूछ ले कि एकांत परिरोध एक बार में मैक्सिमम कितने से कितना रखा जा सकता है। ये है मैक्सिमम लिमिट, ये है मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। पूरी सजा में 3 महीने से ज्यादा मतलब 10 साल का कठोर कारावास है, तो उस 10 साल के कठोर कारावास में 20 में, 5 में, 7 में, 15 में, 22 में, 25 में, कुछ भी आप कह सकते हो, जितना भी कारावास हो, उस पूरे के पूरे कारावास में 3 महीने से ज्यादा होंगे, 3 के 3 महीने एक साथ नहीं होंगे, तोड़ के होंगे, है ना, तोड़ करके होंगे, तोड़ करके होंगे। और एक बार में मैक्सिमम 14 दिन हो सकता है, 14 दिन से ज्यादा किसी को नहीं रखा जा सकता है। अगर एक बात आप पूछ लोगे कि सर अगर महीने के हिसाब से देखने लगे कि एक बार में तो 14 दिन मैक्सिमम रखा जा सकता है, अगर हर महीने रखा जाना हो तो ऐसा भी कोई प्रावधान है। तो एक और इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो एक माह में अधिकतम 7 दिन, ठीक है, एक माह में अधिकतम मैक्स टू मैक्स 7 डेज, एक माह में अधिकतम 7 दिन, 7 दिन के लिए रखा जा सकता है। उसी से पूछेगा कि मैक्सिमम कितना, तो 3 महीने, एक बार में मैक्सिमम यही भाषा भी होगी, एक बार में मैक्सिमम कितने दिन, तो 14 दिन, और एक माह में मैक्सिमम कितना, तो 7 दिन, 7 डेज। आपको ये चीज याद रखनी है। ये धारा काफी इंपोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जहां पर टाइम लिमिट के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बात होगी, वहां पर आपको इस तरह की चीजें याद रखनी है, इस तरह की चीजें आपको समझ लेनी है। हाँ, क्या सर अपराध की योजना बनाना अपराध है? हाँ, देखो, वैसे अपराध की योजना बनाना उसकी तैयारी करने के अंतर्गत आता है, और षड्यंत्र में भी चीजें आ जाती है कई बार। षड्यंत्र है दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण करना, अबेटमेंट करना, उकसावा देना भी दंड के अधीन आ जाता है। पर मूलतः अगर आप कहोगे किसी को मारने की तैयारियां चल रही हैं बट अभी तक एक्ट नहीं हुआ, तो अपराध की श्रेणी में आएगा। बट दो अपराध ऐसे हैं, दो अपराध ऐसे हैं जिसकी तैयारी भी अपराध है, मतलब कि आप योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो वो अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। सपोज करो 5 या 5 से ज्यादा आदमी डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर तैयारी भी अपराध है, ध्यान रखना इस बात को। और यदि कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी में है ना, और तैयारी कर रहा है युद्ध की भारत सरकार के विरुद्ध, तो उसकी इन दोनों अपराधों की तैयारी भी अपराध है। बाकी किसी अपराध की तैयारी, प्लानिंग, योजना अपराध नहीं मानी जाती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए सेक्शन 12। अब अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो सेक्शन 13 की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और सेक्शन 13 एक बात कहता है कि यदि दोबारा अपराध किया गया, मतलब कि एक अपराध एक से ज्यादा बार किया गया, मतलब अभी किया गया और फिर जेल में काट करके व्यक्ति आ चुका है, उसके बाद फिर से वही अपराध करता है, तो क्या होगा, सेम सजा मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि पश्चातवर्ती मतलब अगेन एंड अगेन बार बार उसी अपराध को दोहराता है, तो पिछली वाली सजा के बाद, है ना, पिछली वाली सजा की अपेक्षा, पिछले वाले दंड की अपेक्षा इस बार जो दंड होगा कुछ बढ़ करके मिलेगा। और यदि आप में से बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट पढ़ा है, YouTube पर भी मुझसे पढ़ लिया है, तो हम एक्स में इसको देखते चले आ रहे थे कि पश्चातवर्ती जो अपराध किए जाते हैं, बार बार जो अपराध किए जाते हैं, उनमें दंड बढ़ करके मिलता है। क्या होता है, दंड बढ़ करके मिलता है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ मिलें सेक्शन 13, कौन सा है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या बात लिखी जा रही है कि दोबारा अपराध करने के लिए दंड, 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 दोबारा अपराध करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान करे गए हैं, और यहाँ पर कुछ विशेष अपराधों के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, सब धारा आ जाएंगी। हाँ, रेगुलर 14 डेज, रेगुलर 14 डेज, रेगुलर 14 डेज। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको एक बात लिखनी है, यदि कोई एक ही अपराध को दोबारा अथवा बार बार करता है, 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 तो अथवा बार बार करता है तो दंड बढ़कर मिलेगा,
ना दंड बढ़कर मिलेगा। ये जनरल एक्सप्लेनेशन में बात लिख दी गई है। ये आपको बता दी गई है कि भाई अगर दोबारा कोई व्यक्ति अपराध करता है, सपोज करो कि कोई अपराध है ए और उस अपराध को किसी व्यक्ति ने किया, सपोज करो उसका दंड है 3 साल की जेल, तो 3 साल की जेल वो काट लिया, फिर उसको शांति नहीं है। ये चोर चोरी से चला जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो चोरी करके वह व्यक्ति और घर आ गया, उसको 4-3 साल जेल में रहना पड़ा, माल तो बड़ी बात लगा था, 1 करोड़ की चोरी करी। एक काम करते हैं, एक हाथ तो मारते हैं बड़ा, जैसे ना एक आखिरी हाथ मारते हैं बड़ा, जेल हो जाएगी, देखी जाएगी। अगेन इस बात पकड़ा जाएगा तो इस बार 3 साल की सजा नहीं होगी, कोर्ट उसको बढ़ा करके देगा, 3 ईयर प्लस ही उसको दिया जाएगा। यहाँ पर एक जरूरी बात बताने का प्रयास किया गया है, सेक्शन 13 में ही एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान से देखें, यदि कोई व्यक्ति चैप्टर 10 अध्याय 10 चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है? चैप्टर 10 जो रिलेटेड है वो है फर्जी सिक्के, है ना, जाली, है ना, फर्जी सिक्के लोग फर्जी सिक्के भी चला देते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे वो 10 का सिक्का है ना, उसमें बीच में 10 लिखा हुआ है तो कहते हैं फर्जी है, और नीचे एक बीच की लाइन पे है दोनों सिल्वर और वो गोल्डन चमक वाली लाइन पर है, तो वहां पर उसको ठीक मानते हैं। हाँ, उसको ठीक मानते हैं। तो फर्जी सिक्के अगर चला रहा है कोई, पता नहीं है, इसको आगे को करना पड़ेगा। तो फर्जी सिक्के और फर्जी नोटों से रिलेटेड, मतलब जाली करेंसी वगैरह से रिलेटेड ये आपका पूरा अध्याय है, अध्याय 10। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अध्याय 17, अध्याय यानी कि चैप्टर 17, चैप्टर 17। एक मिनट, इसमें पता नहीं कुछ आ गया है, जस्ट मिनट। तो ना ऊपर लाइटिंग बहुत ज्यादा रहती है तो कुछ भी गिर जाता है, कुछ भी जीव जंतु वहां पर हो सकता है। हो गया। हाँ, ठीक है। तो चैप्टर 17 जो है वो है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, लोक शांति, है ना, लोक शांति यानी पब्लिक पीस के विरुद्ध अपराध, ये अध्याय का नाम है। इसमें बलवा है, मतलब कि आपके राइट्स हैं, आपका एफ है ना, आपका एफ क्या होता है? एफ कहा जाता है दंगा, राइट कहा जाता है बलवा इत्यादि, बलवा, और ये है दंगा। ठीक है, इन मामलों में ध्यान सुनना है कि यदि कोई व्यक्ति अध्याय 10 जिसका नाम आप समझ सकते हैं फर्जी सिक्के, फर्जी नोट, अध्याय 17 लोक शांति पब्लिक पीस के विरुद्ध अपराध, इन अध्यायों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, यानी कि अपराधी सिद्ध किया जा चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है और उस अपराध की सजा 3 साल, उस अपराध का दंड 3 साल या उससे ज्यादा है, और पुनः वही अपराध करता है और दोबारा वही अपराध करता है, तो दंड अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दंड इस बार जो मिलेगा, पहले तो हो सकता था 3 साल या 3 साल से कुछ ज्यादा दंड मिला हो, बट दोबारा या पश्चातवर्ती अगर वही कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, 10 साल तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है ना। और ये जेल कैसी हो सकती है? ये सादा कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है, और ज्यादा ही मामला अगर बिगड़ जाए तो आजीवन कारावास तक भी उस व्यक्ति को हो सकता है। क्या हो सकता है? आजीवन कारावास भी उस व्यक्ति को हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। बात समझ में आई आपको? किसी को बात समझ में आ गई? एक बार बताना मुझे। बहुत बढ़िया। आप तो बालकों की संख्या बहुत कम है, क्या बात? नहीं, बिच्छू थोड़ी ऊपर से गिरेगा भाई, या बिच्छू को पंख थोड़ी तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन, उसके पास थोड़ी होता है। बिच्छू के पास तो कोई छोटे जैसे बरसात में कोई कीड़ा होता है, बहुत लाइट होती है ना, तो आ जाता है हमारे घर के आसपास, थोड़ा जंगल है, हाँ, थोड़ा खुला इलाका है, वैसी बस्ती नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो एक बार मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए धारा और जरा सी भी दिक्कत ना हो। तो इसमें मूल बात क्या कही जा रही है कि दोबारा अपराध करने के लिए दंड है। तो यदि कोई व्यक्ति एक अपराध को करने के बाद दोबारा या बार-बार अगेन एंड अगेन उन चीजों को करता है तो जो पनिशमेंट मिलेगा वो पिछली बार से ज्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 13 में ही बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति चैप्टर 10 जो फर्जी नोट और फर्जी सिक्कों से रिलेटेड है, चैप्टर 17 जो पब्लिक पीस को खराब करने से रिलेटेड है, जैसे बलवा, दंगा आदि, इन चैप्टर्स के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, यानी अपराधी ठहराया जा चुका है, और ऐसे अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, और फिर अगेन एंड अगेन दोबारा अगेन एंड अगेन काम करता है, तो इस बार जो सजा मिलने वाली है वो 10 साल तक की जेल हो सकती है, और वो सादा और कठोर दोनों में से कोई सा भी कारावास हो सकता है, और वर्स्ट कंडीशन में ये लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी चीजें जा सकती है। यहाँ पर सेक्शन 13 के अंतर्गत बात आपकी आ रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना शुरू करते हैं चैप्टर 3 को, और चैप्टर 3 अपना में बहुत जरूरी है। यह है बचाव, छूट या क्षमा योग्य अपराध, या आप इसको कह सकते हो साधारण अपराध। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अध्याय 3, इसमें एग्जांपल बहुत अच्छे आएंगे, हमारे एग्जांपल बहुत अच्छे आएंगे, तो आपका मन भी बहुत लगेगा। अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, और इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है साधारण अपवाद। क्या नाम है लाला? क्या नाम है लाली? साधारण अपवाद। साधारण अपवाद यानी साधारण को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जनरल, और अपवादों कहते हैं एक्सेप्शंस ना, एक्सेप्शंस। ये इसका नाम है, कैसा इसका वास्तविक नाम है, परंतु इसको अगर आप साधारण अपवाद को अन्य नामों से जाने, अगर आप इसको अन्य नामों से जाने कि भाई इसके अदर नाम क्या है, अन्य नाम इसके क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या कि इसको क्षम्य अपराध भी कहते हैं। कैसे? क्षम्य अपराध भी कहते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जो क्षमा योग्य हो, क्षमा योग्य अपराध, यानी गलती से हो गए, क्षमा योग्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को बचाव कह देते हैं कि भाई बचाव, है ना, इसी को बचाव कह देते हैं, और इसी को छूट भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? इनको छूट भी कह दिया जाता है। मूल नाम क्या है चैप्टर का? मूल नाम है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस, और अन्य नाम है क्षम्य अपराध, क्षमा योग्य अपराध, बचाव और छूट। यानी कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जानबूझ के नहीं किए जाते, कोई इसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता है, और कोई भी उसमें मेंशन या इंक्लूडेड नहीं होता है, ना ही उन लोगों को जिनके द्वारा वह अपराध बन जाते हैं उस कार्य की प्रकृति और परिणाम का बोध होता है। ठीक है, प्रकृति और परिणाम का बोध होता है। तो अगर किसी आदमी की किसी काम को करते हुए कोई क्रिमिनल इंटेंशन है ही नहीं, या कोई काम किया जा रहा है उसकी नेचर और उसके रिजल्ट के बारे में उसको नहीं पता है, या गलती से हो गया है, या मिस हैपनिंग हो गई है, एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया है, दुर्घटना हो गई है, तो जानबूझ कर तो नहीं किया ना। मान लिया अगर बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसको अंजाम दिया जाता है, देन आपको अपराध घटित होता है, तो अपराधी सिद्ध होगा। परंतु गलती से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और नहीं मानना चाहता था कोई, जैसे वो लाइव वाला एग्जांपल मैं देता हूं, या भ्रम में पड़ करके ये सपोज करो है तो कुछ समझ लिया, कुछ कर दिया काम, तो उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है ना, वो समझ रहा था कुछ। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये है आपका साधारण अपवाद। ठीक है, अब यहाँ पर धाराओं को देखना शुरू करते हैं और धाराओं को समझना शुरू करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो धारा हमको देखनी है वो देखनी है सेक्शन 14। कौन सी देखनी है? सेक्शन 14। और बहुत ध्यान से आप इसको समझें, क्योंकि कानून की परिभाषा है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, परंतु जब आपके मास्टर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, काफी सारे बच्चे बात मुझसे पूछते हैं, काफी सारे बच्चे बात पूछते हैं, सर आप आईडब्ल्यू की टी-शर्ट, अरे मैं मोटा इतना हूं, मेरी साइज की टी-शर्ट नहीं है हमारे संस्थान में। अब उन्होंने कहा भाई हम टी-शर्ट तुम्हारी साइज की नहीं बनाएंगे, तो वजन कम कर लो, तुम्हारी हेल्थ भी फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो ना मैं मेरी टी-शर्ट बनवा रहे हैं, ना मैं वजन कम कर रहा हूं, 100 किलो मेरा वजन है, और लगभग 6 फीट मेरी हाइट है ना। बहुत सारे लगता होगा मास्टर देखने से होंगे, ऐसे गांठ से होंगे, नहीं तो तुम्हारे सामने जाएंगे तो तुम्हारे बराबर दिखाई देंगे, 6 फीट अपनी हाइट है। तो स्थितियां बहुत अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध, आबद्ध मतलब होता है बाउंड,
विधि द्वारा आबद्ध, आबद्ध बाउंड, विधि, विधि का मतलब क्या होता है? लॉ, है ना? मतलब बाउंड बाय लॉ, कोई आदमी ऐसा है जो कानून में बंधा हुआ है, जो विधि द्वारा आबद्ध है, बंधा हुआ है ना? विधि द्वारा आबद्ध, या आप कह सकते हो यहाँ पर तथ्यों की भूल के लिए, या आप विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा तथ्य की भूल, तथ्य की भूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य की भूल, तथ्य मतलब फैक्ट्स, फैक्ट्स को समझ पाने में अब वो क्या हो रहा है, फैक्ट्स को समझ पाने में वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कंफ्यूज हो गया है, और उसकी वजह से उसने कुछ अपराध डाल दिया है, हाँ, है ना? अपराध कर दिया है, तो स्थिति वहां पर आपकी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगी, वहां पर स्थिति आपकी बहुत ज्यादा अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कहो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा, है ना? और या लिखते हैं इसमें, या तथ्य की भूल, या लिखते हैं इसमें, ये विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं, किया गया कार्य, पहला पॉइंट तो ये रहा, और दूसरा पॉइंट तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, दोनों ही अपराध नहीं होंगे, 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 दोनों ही कंडीशन अपराध नहीं होंगी। पहली पॉइंट ये है कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, दूसरी बात है तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। एक काम करते हैं, इनके एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण ध्यान से देखना, उदाहरण आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। अगर भाषा की भी थोड़ी समस्या बन रही है तो भाषा की भी समस्या आपको बनती हुई नजर नहीं आएगी। विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध मतलब बाउंड, कानून के द्वारा बंधे हुए आबद्ध व्यक्ति का कार्य, का कार्य, का कार्य अपराध नहीं है, का कार्य अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ए जो है वह एक मजिस्ट्रेट है, क्या है? वह एक यहाँ पर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है आपका, और यहाँ पर बी क्या है? बी एक इंस्पेक्टर है, समझ लिया? ए बी यहाँ पर इंस्पेक्टर है, ठीक है? बी यहाँ पर इंस्पेक्टर है, और सी यहाँ पर क्या है? सी यहाँ पर सिपाही है, मान लिया, ठीक है? सी यहाँ पर सिपाही, एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझना, एग्जांपल समझना। और ये लोग क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये कुछ भीड़ है, ठीक है? यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं और अनियंत्रित भीड़ है, ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स आदमी है, ये सब क्या है? ये अनियंत्रित भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, अनियंत्रित, ये अनियंत्रित भीड़ है ना? अनियंत्रित भीड़ है जहां हर डॉट, जहां हर बिंदु एक व्यक्ति है, जहां हर बिंदु एक पर्सन है, इस बात को ध्यान रखना आपको, पर्सन है। और ये पूरी की पूरी भीड़ कैसी है? अनियंत्रित है। सपोज करो कि इस पुलिस वाले के पास क्या है? इस पुलिस वाले के पास, इस सिपाही के पास एक गन है और एक गन लेकर के तैयार खड़ा है। ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है, ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है, ये मजिस्ट्रेट ऐलान करता है कि आप लोग रुक जाइए, अपने हाथ में कानून को नहीं लीजिए। ये शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास कर रहा है, ध्यान से समझिए। ए एक मजिस्ट्रेट है, बी एक इंस्पेक्टर है और सी एक सिपाही है, सामने अनियंत्रित भीड़ है और स्थिति क्या बनी हुई है कि मजिस्ट्रेट साहब मौके पर उपस्थित हैं, डीएम साहब मौके पर उपस्थित हैं और कह रहे हैं कि प्लीज आप रुक जाइए, है ना? जो कानून व्यवस्था है स्टॉप हो जाइए, शांति बनाए रखिए, लोक शांति को भंग मत करिए, शांति को बनाएं। पर ये भीड़ अनियंत्रित है, इस ऐलान को नहीं सुनती, बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ना चाह रही है लगातार, जो लोग का प्रयास है वो विफल होता जा रहा है। तो तुरंत क्या किया जाएगा? तुरंत मजिस्ट्रेट साहब द्वारा कहा जाएगा देखिए अगर आप लोग नहीं रुकते हैं तो मजबूरन मुझे गोली चलाने के आदेश देने पड़ेंगे। ठीक है, लाठी से भी काम नहीं चल रहा है, गोली चलाने के आदेश देने पड़ेंगे। तो फिर भी नहीं रुकते हैं तो अब आप देखो यहाँ पर कि आप जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेशों को मानना अधीनस्थ अधिकारियों का काम है। जो उच्च कर्मचारी हैं, निम्न स्तर के कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को या जूनियर ऑफिसर्स को या कर्मचारियों को उनकी बात माननी जरूरी है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो इंस्पेक्टर को आदेश देंगे उसको मानने के लिए इंस्पेक्टर साहब विधि द्वारा आबद्ध हैं, बाउंड बाय लॉ हैं, ठीक है? और तुरंत मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि काम करो, हवाई फायर करो, तो तुरंत हवाई फायर के जैसे आदेश दिए जाएंगे। तो इंस्पेक्टर महोदय तुरंत सिपाही को आदेश देंगे कि भाई तुम क्या करो, जितने भी सिपाही मान लीजिए 1 है 2 है 3 4 5 10 20 जितने भी हैं तुरंत हवाई फायर